नमस्कार दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम टीसीएस नासिक विवाद की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसने कॉरपोरेट जगत से लेकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक के होश उड़ा दिए हैं। हम डेटा, रिपोर्ट्स और सोर्स मटेरियल के जरिए एक टॉप मल्टीनेशनल आईटी फर्म में हुए इस अभूतपूर्व और कथित विवाद को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो अपना पूरा ध्यान यही बनाए रखिए, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, वर्कप्लेस हैरेसमेंट की एक आम शिकायत एंटी टेरर इन्वेस्टिगेशन में कैसे बदल गई? जरा सोचिए, एक रूटीन एचआर कंप्लेंट जिसे आमतौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में बंद कमरों में निपटा लिया जाता है, वो अचानक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों की रडार पर कैसे आ गई? ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरे मामले का सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये पूरा रहस्य तब शुरू हुआ जब एक अकेली कर्मचारी नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई, और फिर वहां जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। सच कहूं तो जब उस कर्मचारी ने पुलिस स्टेशन में अपनी कहानी सुनानी शुरू की तो वहां मौजूद अधिकारियों का लिटरली यही रिएक्शन था। वो एकदम सन्न रह गए। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये कोई आम छेड़छाड़ का मामला नहीं था। उस लड़की ने आरोप लगाया कि एक नामी कॉर्पोरेट ऑफिस के भीतर उसे मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया, उसका कथित सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, और सबसे चौंकाने वाली बात, उस पर अपना धर्म बदलने के लिए बहुत भारी दबाव डाला गया। चलिए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे हुआ। ये सब रातों रात नहीं हो गया था। 2022 में इस कथित शोषण की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे मैनिपुलेशन का जाल बिछाया गया जो 2024 तक आते आते काफी गहरा हो गया, और यकीन मानिए पूरे 4 साल तक ये सब खामोशी से चलता रहा। फाइनली 2026 में पीड़िता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। सोचिए, 4 साल का एक लंबा घुटन भरा वक्त जहां पीड़ित अंदर ही अंदर घुटते रहे और बाहर किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 40। ये 40 क्या है? ये वो 40 दिन हैं जो नासिक पुलिस ने सबूत जुटाने में लगाए। जब पुलिस को समझ में आ गया कि बॉस, ये कोई नॉर्मल एचआर शिकायत नहीं है बल्कि मामला बहुत बहुत बड़ा है, तो उन्हें सबूत इकट्ठा करने के लिए 40 दिनों तक एक बेहद खास और सीक्रेट ऑपरेशन चलाना पड़ा। और ये ऑपरेशन बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा था। कॉर्पोरेट के उन शीशे के दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा था, ये जानने के लिए पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन किया। महिला पुलिस अधिकारी आम एम्प्लॉई बनकर ऑफिस में गईं, वहां के माहौल में घुल मिल गईं, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहां महिलाओं के लिए एक घुटन भरा माहौल था और कथित आरोपियों का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट काम कर रहा था। इसी अंडरकवर ऑपरेशन ने इस पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी। भाग 1, कथित सिंडिकेट का पूरा ढांचा। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक बहुत ही डरावना पैटर्न सामने आया। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा नेटवर्क आखिर काम कैसे करता था। सोर्स रिपोर्ट्स के आधार पर इन आरोपियों का काम करने का एक बेहद सिस्टमैटिक तरीका था। इसमें आसिफ अंसारी, दानिश शेख और लेडी कैप्टन के नाम से जानी जाने वाली फरार महिला कर्मचारी निदा खान जैसे लोगों का नाम सामने आया है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? ये लोग सबसे पहले उन महिलाओं को टारगेट करते थे जो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी स्ट्रेस से गुजर रही होती थीं। फिर उन्हें झूठी सहानुभूति दी जाती थी। सबसे पहले निदा खान जैसी फीमेल कलीग्स को आगे किया जाता था ताकि पीड़िता के मन में कोई शक न रहे, और जब वो लड़की पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाती तब मेल अक्यूज्ड एंट्री करते थे और उसे बाकी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर देते थे। और ये सारा खेल सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए मैनेज किया जाता था। अब जो चीज़ इस मामले को सबसे अलग और खतरनाक बनाती है वो है डिजिटल रेडिकलाइजेशन। ये बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। उन सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत ही प्लानिंग के साथ ऐसा कंटेंट शेयर किया जाता था जो पीड़ित की अपनी कोर बिलीफ सिस्टम को चुनौती देता था। जन्नत और जहन्नम का डर दिखाया जाता था। उनके दिमाग में अपनी ही कल्चर और देवी देवताओं जैसे शिवलिंग, भगवान कृष्ण या द्रौपदी के चरित्र को लेकर जहर भरा जाता था। भाग 2, मानवीय कीमत और व्यवहार में बदलाव। इस पूरी ब्रेन वॉशिंग का एक इंसान की जिंदगी पर क्या असर होता है? आइए उन परिवारों की नज़र से देखते हैं जिन्होंने ये सब झेला है। ये स्लाइड बहुत ही साफ तरीके से
उस बदलाव को दिखाती है। पीड़िता के परिवार ने जो शिफ्ट महसूस किया वो सच में हैरान करने वाला था। जो लड़की पहले जीन्स पहनती थी, मंदिर जाती थी, माथे पर तिलक लगाती थी, वो अचानक फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने लगी और धूप से बचने वाले स्कार्फ को बिल्कुल हिजाब की तरह बांधने लगी। रमजान के दौरान घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेना और ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ना उसे कथित तौर पर यह समझाया गया था कि उसकी तरक्की और मानसिक शांति उसके अपने धर्म से नहीं बल्कि नए तौर तरीकों को अपनाने से आएगी। यहीं पर आपको साइकोलॉजिकल कंट्रोल यानी मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की असली गहराई समझ आती है। पीड़िता का ब्रेन वॉश इस कदर हो चुका था कि वो अपने ही कथित शोषक का बचाव कर रही थी। उसने अपने परिवार से साफ कह दिया था कि आरोपी दानिश उससे बेइंतहा प्यार करता है। उसे दानिश के शादीशुदा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो लिटरली अपना धर्म तक बदलने को तैयार थी। इस मायाजाल से वो सिर्फ तब बाहर आ पाई जब उसके परिवार ने उसे दानिश की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाईं। वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था, जब जाकर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भाग 3, कॉर्पोरेट का जवाब और कार्रवाई। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है कि जब ये सब ऑफिस के अंदर हो रहा था तो क्या कंपनी को इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी? जांच में ये सामने आया कि ये पूरा का पूरा सिंडिकेट शायद इसीलिए पनप सका क्योंकि इंटरनल सिस्टम कथित तौर पर फेल हो गया था। कई पीड़ित महिलाओं का दावा है कि उन्होंने इस मिसबिहेवियर की शिकायत कंपनी के एचआर और ऑपरेशंस मैनेजर से बार बार की थी, लेकिन उनका आरोप है कि एचआर ने इन शिकायतों को सुनने के बजाय मामलों को दबा दिया। सोचिए, आप एक कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर मदद मांग रहे हैं और आपकी आवाज को ही दबाया जा रहा है। इसी अनदेखी के कारण आखिरकार उन्हें बाहर जाकर पुलिस का सहारा लेना पड़ा। जब पुलिस की जांच बाहर आई और ये मामला नेशनल हेडलाइंस बन गया, तब कंपनी ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ हैरासमेंट को लेकर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और मामला सामने आते ही उन्होंने आरोपी कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से कंपनी का बयान आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो बनता है, क्या सिस्टम के अंदर पनप रहे इतने बड़े सिंडिकेट को सिर्फ चंद सस्पेंशन से खत्म किया जा सकता है? भाग 4, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच। अब हम इस पूरे मामले के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां से ये एक आम क्राइम से उठकर एक नेशनल थ्रेट बन जाता है। एनआईए, एटीएस और आईबी, इन टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की अब इस केस में एंट्री हो चुकी है। नासिक पुलिस ने अपनी डिटेल रिपोर्ट इन्हें सौंप दी है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एसआईटी को ऐसे डिजिटल सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क हो सकता है। अब जांच एजेंसियां इस एंगल से देख रही हैं कि क्या इस सिंडिकेट को बाहर से कोई फंडिंग मिल रही थी और क्या इस केस में यूएपीए जैसे गंभीर एंटी टेरर कानून लगाए जा सकते हैं। सोर्स मटेरियल से हमें जो सबसे बड़ी और डराने वाली चेतावनी मिलती है वो ये है, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये जो रेडिकलाइजेशन या कट्टरपंथ है ना, ये अब किसी अनपढ़ बस्ती या किसी खास डेमोग्राफिक तक सीमित नहीं रह गया है। इस केस ने ये साबित कर दिया है कि ये हमारे और आपके जैसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड एलीट कॉर्पोरेट क्लास के एसी कमरों में भी घुसपैठ कर चुका है। ये मैनिपुलेशन आपकी एजुकेशन लेवल नहीं देखता, बल्कि आपकी इमोशनल कमजोरियों को टारगेट करता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये वो सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या आज के हमारे मॉडर्न कॉर्पोरेट स्पेस, जिन्हें हम बहुत सेफ और प्रोग्रेसिव मानते हैं, क्या वो सच में अपने एम्प्लॉयज़ को इन अदृश्य वैचारिक हेरफेर और मैनिपुलेशन से बचाने के लिए तैयार है? क्या वहाँ सिर्फ प्रोडक्टिविटी और टारगेट्स पर फोकस है, या एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल मेंटल और साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी कोई मायने रखती है? इस एक सवाल के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको इस जटिल केस की गहराई समझने में मदद मिली होगी। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।